उस शख्स के साथ वो लड़की भी मौजूद थी जो कमरे में मुझे मिली थी। उसने भी मुझे अच्छी तरह से देख लिया था। उसके साथ जो शख्स खड़ा हुआ था उसकी आड़ में अब वो छुपना चाहती थी। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था, लेकिन वो लड़की थी जो मेरे सामने आने को तैयार ही नहीं थी। उस शख्स की आड़ में से वो एक नजर झांकती, मुझे देखती और फिर से वो छुप जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये छुप क्यों रही है। ये मंजर अब बहुत देर तक तो नहीं रहा था। जल्द ही उनकी गाड़ी आ गई और जल्द ही ये लोग मैनेजर से अलविदा कलमात कहते हुए रुखसत हो गए। जैसे ही वो लोग चले गए तो मैनेजर ने मेरी समात पर एक धमाका कर दिया। कहने लगा, ये मेरी बहन और मेरे बहनोई हैं। जैसे ही उसने ये बात कही मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल गया। मैं चौंक कर अब मैनेजर को देखने लगा। इनकी कोई औलाद नहीं है, बेचारे ये हैं जो मुरादें मांगते रहते हैं जगह जगह। अभी भी किसी मज़ार पर ही ये लोग जा रहे हैं। उसने मजीद और कुछ भी बताया और मैं वहीं पर सहम कर रह गया कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो उसके साथ कल रात पूरी गुजार दी और वो तो मैनेजर की बहन निकली और वो भी शादीशुदा। मैं अब यही सोच रहा था कि जब ये लड़की शादीशुदा थी तो आखिर इसने ऐसी हरकत क्यों की थी मेरे साथ। अपनी ख्वाहिश के लिए उसने तो मेरा भी इस्तेमाल कर लिया। शादीशुदा होने के बाद मुझसे ताल्लुकात बना लिए, मुझसे हम बिस्तर हो गई और इसने तो अपने शौहर से बेवफाई भी की। उसको भी धोखा दे रही है ये तो। इन सब बातों का कोई जवाब भी मेरे पास नहीं था। यहाँ तक अब सफर तय करने के बाद मैनेजर मुझसे बोला, चलो भाई अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही सफर करना है। मेरी यही दुआ है कि हमारी मुलाकात जल्दी हो, तुम कामयाब हो जाओ और हमारी मुलाकात हो तो मैं तुमसे उस हवेली के बारे में मजीद कुछ राजो नियाज जान सकूं। इतना कहकर उसने अलविदा मुसाफा किया और फिर वो वहाँ से चला गया। अब मैं अकेला ही उस कब्रिस्तान की तरफ रवां दवां हो चुका था जहाँ से उस बूढ़ी औरत से मुझे तमाम तर राज जानने थे, सबूत जानने थे। और उससे वो राजो नियाज जानने के बाद मुझे नाग हवेली भी जाना था जहाँ पर जाकर मुझे तहकीक करना थी, बहुत सारा जायजा लेना था और वहाँ पर पहुँचकर मुझे उस सच को करीब से देखना था जिसके बारे में लोग इतनी कहानियाँ बना रहे थे। वहाँ जाकर मुझे सबूत के तौर पर चंद तस्वीरें कैमरे में भी कैद करनी थी, इसलिए कैमरा वगैरह मेरे साथ ही था। कुछ देर बाद ही मैं उस कब्रिस्तान तक पहुँच गया था और कब्रिस्तान के बाहर खड़ा हुआ था। यहाँ पर पहुँचने में मुझे दोपहर तो हो ही गई थी और कुछ तलाश विचार करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद मुझे आखिर वो बूढ़ी औरत मिल ही गई। वो खिजा रसीदा पेड़ के नीचे आंखें बंद करके हुए किसी तपस्वी की तरह बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से पूरी तरह से भरा हुआ था। सर के बाल जो थे वो लगभग सारे ही सफेद हो चुके थे। वो इंतहाई कमजोर सी लग रही थी, लेकिन बड़े हुए पेट के साथ वो बैठी हुई थी। वो बहुत पुरस्कार दिखाई दे रही थी, दूर से ही लग नहीं रहा था ये कोई आम बूढ़ी औरत है। उसने सफेद और काले कलर का सूट पहन रखा था और लाल फूल वाली चादर उसके ऊपर डली हुई थी। इतना तो मैं बता सकता था कि गालिबन वो अभी नहाकर ही बैठी हुई थी। पैर उसके चप्पलों से आज़ाद थे, अलबत्ता टखनों पर एक सियाह रंग का धागा या गोब बंधी हुई थी। क्या पता बैठने की वजह से उसकी शलवार टखनों से ऊपर हो गई थी, जो सियाह रंग का धागा या गोब मुझे दिख गई। उसका एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ उसकी रान पर रखा हुआ था। मैंने जाकर उस बूढ़ी औरत से कहा कि मुझे उस नाग हवेली का राज चाहिए जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है। मुझे वो राज जानना है। बुढ़िया ने मेरी मदद करने की हामी तो भर ली, लेकिन उसके बाद वो मुझे अपनी झोपड़ी में लेकर आ गई। उस झोपड़ी में सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर सा ज़रूरत का सामान ही रखा हुआ था। चंद बर्तन रखे हुए थे और एक मिट्टी का चूल्हा भी रखा हुआ था और उसके ज़रा से फासले पर एक अदद चारपाई भी रखी हुई थी और एक कुर्सी थी जिस पर कपड़े पड़े हुए थे। उस बूढ़ी औरत ने कुर्सी से कपड़े उठाए और चारपाई पर पटक दिए और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं जब खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया तो वो चूल्हा जलाने लगी। उसने इतनी फुर्ती के साथ इतनी जल्दी चाय बनाई कि मुझे भी उस पर यकीन न आया। चाय की प्याली मुझे थमाकर वो बूढ़ी औरत बोली, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। शायद उस बूढ़ी औरत ने कान में कम सुनने की वजह से बाहर मेरी बात सुनी ही नहीं थी। मैंने कहा, अम्मा मैं नाग हवेली का राज जानना चाहता हूँ, राज उस हवेली के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये सुनकर अचानक वो बूढ़ी अम्मा गुस्से में आ गई और कहने लगी, देखो बेटा तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया और मैं ना माना। मैं बस जिद था कि मुझे इस नाग हवेली का राज जानकर ही रहना है। मुझे जानना है उस हवेली के बारे में कि उस हवेली के बारे में सारी सच्चाई भी है या फिर लोगों की मनगढ़ंत कहानियां ही चल रही है। अब बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली और मुस्कुराहट गहरी होती ही चली गई। लगता था जैसे वो पहले से ही जानती हो। और मैंने बहुत बार जब इसरार किया, मिन्नतें की, उससे इल्तिजा की, तो उसने फिर ये कहानी सुनाना स्टार्ट कर दी। कहने लगी, बेटा ये किसी को पता नहीं है, आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद मैं मेरी वालिदा के शिकम से पैदा हुई थी।
मैं इकलौती होने की वजह से और बहुत मान मुराद होने की वजह से बहुत लाड़ की थी। मेरे मुंह से कोई बात निकलती और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती थी। मेरी बात को पूरा करना जैसे मेरे माँ बाप पर फर्ज बन चुका था। मैं इकलौती थी, इसीलिए मैंने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। घर में किसी भी चीज़ की हमारे कोई कमी नहीं थी, सब कुछ मौजूद था, दुनिया की हर नियामत मौजूद थी। उसके बाद भी मैं बेजा जिद किया करती थी, क्योंकि मेरी जिद्दीपन की आदत अब घर वालों को भी समझ में आ चुकी थी। नाग हवेली दरअसल हमारी ही हवेली थी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अचानक से खामोश हो गई। उसे देखकर गालिबन ऐसा ही लग रहा था कि वो उसी मंजर में यानी उस जमाने में ही जा पहुंची थी जहाँ की वो मुझे दास्तान सुना रही थी। मुझसे उसकी खामोशी अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दिल यही चाह रहा था कि बूढ़ी अम्मा मुझे सब कुछ बोलती जाएं और मैं उस हवेली की हकीकत से जल्द आरास्ता हो जाऊं, जल्द से जल्द जान सकूं कि आखिर उस हवेली का राज क्या है। फिर अचानक वो बोलने लगी। मेरे जो वालिद थे, अब्बा जो थे, वो कारोबारी यानी बिजनेसमैन आदमी थे और शहर शहर मुल्क मुल्क घुमा करते थे। और जब भी किसी नई जगह, नए मुल्क या नए शहर में जाते तो वापसी पर मेरे लिए तोहफे, तहाइफ, गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते थे। बेटा, ये उस वक्त की बात है जब मैं 10 साल की थी। मेरे जो अब्बा थे वो दूसरे देश, दूसरे मुल्क जा रहे थे और उनका जो सफ़र होता था वो 10-15 दिन से पहले का नहीं होता था। यानी जब भी वो जाते थे 10-15 दिन में ही लौट कर आते थे। मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अब्बा इस सफ़र पर जाएं, इस बार वो दूसरे मुल्क जाएं। मैं अपनी जिद पर अड़ गई और मैंने खाना पीना छोड़ दिया और मैंने मेरे वालिद से कह दिया कि अब्बा अगर आप गए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। उन्होंने मुझे मनाने की बेहद और बेइंतहा कोशिश की, लेकिन मैं उनकी एक बात ना मानी। मेरे अब्बा मुझसे कहने लगे, तुम्हें बेटा जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें वो अभी के अभी लाकर दे दूंगा, चाहे कुछ भी हो। गो कि मेरे लिए तो ये बहुत कुछ नहीं था, मगर मैं उनकी बात मान गई और मैंने उसके बाद एक अजीबोगरीब और अनोखी फरमाइश मेरे वालिद से कर दी। मैंने मेरे वालिद से कहा, मुझे एक ऐसा कंबल चाहिए जिस पर नाग यानी सांप की तस्वीर हो और ऐसी तस्वीर हो जो बिल्कुल असली मालूम होता हो। मेरी फरमाइश जैसे ही मेरे अब्बा ने सुनी तो वो भी हैरान रह गए, लेकिन बेचारे मेरी जिद की वजह से कुछ भी ना बोले और उनके चेहरे पर जो परेशानी नुमाया हो गई थी वो मैं साफ तौर पर पढ़ सकती थी। साफ तौर पर दिख रहा था कि अब्बा मेरी ख्वाहिश सुनकर ही परेशान हो गए हैं, मगर मैंने एक बार भी अपनी बात नहीं बदली और मेरी फरमाइश पर मैं कायम रही। फिर अब्बा मेरे लिए वो तोहफा बेचारे ना जाने कहाँ से आखिर ढूंढ कर ले ही आए, वो कंबल जो मैंने उनसे फरमाइश के तौर पर मांगा था। और उसके बाद मुझे उन्होंने ताकीद भी की यानी नसीहत भी की कि बेटा कभी भी इसे मुकम्मल चांद की रोशनी में इस कंबल को हरगिज न देखना। लेकिन अब्बा ये नहीं जानते थे कि मैं तो बचपने में ही थी। भला कर मैं अब्बा की बात आखिर क्यों मानती। अब्बा ने जिस काम से मना किया अब वही मेरे लिए मिशन बन गया था, क्योंकि अब तो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी और वो कंबल मेरे हाथ में ही था और अब मैं जो चाहे वो कर सकती थी। बिल आखिर मैंने उसके बाद वही किया जिसका मेरा मन किया। 14वीं की वो रात थी, चांद पूरी अपनी जौबन पर था। अपने कमरे की खिड़की से ही मुझे चांद साफ तौर पर नजर आ रहा था और मुझे वालिद साहब की यानी मेरे अब्बा की वो बात याद आ गई कि पूरे चांद की रोशनी में इसे कभी भी मत देखना। मैंने कंबल उठाया और खिड़की के पास लेकर आ गई और चांद की रोशनी में उस नाग को जो कंबल पर बना हुआ था उसे देखने लगी और मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि मेरे ऐसा करने पर, पूरे चांद की रोशनी में उस कंबल के नाग को देखने पर वो नाग कंबल से निकल आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।